मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, पढ़ाई आपकी क्या रही? मैंने 12th अपना कानपुर से किया है विद मरियमपुर स्कूल एंड बीएससी मेरा ग्रेजुएशन में रहा है फ्रॉम सेम कानपुर यूनिवर्सिटी एंड करंटली मेरा एमए चल रहा है एंथ्रोपोलॉजी से फ्रॉम इग्नू। यूपीएससी की तैयारी आपने कब स्टार्ट की? क्या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देती थी या फिर स्टेट पीसीएस का भी साथ में एग्ज़ाम देती थी? मेरा प्राइम फोकस हमेशा से यूपीएससी रहा है एंड काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है। 4 इयर्स की मेरी जर्नी है प्रिपरेशन की एंड फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू रहा है मेरा एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड विद हार्ड वर्क मैं इसको हासिल करने में कामयाब रही हूँ। मीडियम क्या रहा और आपने इस बार कौन सा अटेम्प्ट दिया था? मेरा इंग्लिश मीडियम था एंड ये मेरा 6th है और फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। जब आपने तैयारी शुरू की थी तो कहीं कोचिंग वगैरह करती थी या किस तरीके से स्टार्टिंग आपकी रही? मेरा सेल्फ स्टडी रहा है। कोचिंग का पार्ट मैं नहीं बनी थी बट विद फ्यू ऑफ द गाइडेंस मेरे मेंटोर्स की रही है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हैं, फॉर एग्जांपल एचआरटी प्लेटफॉर्म एंड फ्यू ऑफ द टीचर्स फ्रॉम अन अकेडमी एंड बाकी मेजरली मेरा जो पोर्शन रहा है वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही हुआ है। यूपीएससी 2023 का एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, तो काफ़ी सारी कैंडिडेट्स मतलब कह रहे थे कि जो हमारा सीसेट का पार्ट आया था वो काफ़ी टफ था, देखिए सिलेक्शन कैसे आगे होगा, क्या चीज़ें होंगी, तो आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? आपके लिए क्या रहा था सीसेट का? हाँ जी, सो सेम व्यू फॉर मी एज़ वेल। सी सैट डेफिनेटली टफ़ है एंड आगे टफ़ होता जा रहा है बट उसके साथ साथ हमें आई थिंक अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार हम उन क्वेश्चंस में फंस के रह जाते हैं एंड वी टेक इट सम टाइम टू द ईगो। कई बार मैथ्स स्टूडेंट्स जो रहते हैं स्पेसिफिकली वो मैथ्स में सोचते हैं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सी सैट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर। आई थिंक हमको उसी अप्रोच से लेना चाहिए। आप जितना बेहतर तरीके से PYQs को एनालाइज करेंगे तो आपको उससे आइडिया मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल कॉम्प्रीहेंशंस, अगर हम कॉम्प्रीहेंशंस पे मैक्सिमम अपना ध्यान देते हैं एंड PYQ को मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं तो आई थिंक कॉम्प्रीहेंशन इज़ अ पार्ट जहाँ पे हम एक एज हमें मिल सकता है। एंड रही बात रीजनिंग की, सो आई थिंक बेसिक प्रैक्टिस से रीजनिंग हो जाती है एंड इफ़ यू नीड सम क्लासेस और कोचिंग और गाइडेंस आई थिंक हमें ले लेना चाहिए बिकॉज सी सैट इज़ अ गेम चेंजर। हाल ही में हमारे कट ऑफ रिलीज़ हुए हैं प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट के, तो जिसमें देखने को भी मिला है कि कट ऑफ बहुत ही कम है हर साल से। सो आई थिंक सी सैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से कट ऑफ इतना कम गया है। सो सी सैट को हम हल्के में नहीं ले सकते, वी हैव टू प्रिपेयर इट। अच्छा, जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो मतलब एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया था, कैसे मतलब स्टार्टिंग रही? आपके मेंटोर क्या चीज़ें बताते थे कि कैसे आपको बेसिक से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी? हाँ जी, NCERT आई थिंक इज़ द फाउंडेशन। हमें स्कूल में भी NCERTs ही पढ़ाई जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनता है क्योंकि अब हम चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सारे ही क्वेश्चन एनालिटिकल बेसिस पर आ रहे हैं। तो हम एक चीज़ को पढ़ के हम ये अगर सोचते हैं कि हम ऑप्शंस को एनालाइज कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी टफ क्योंकि वो ऑप्शंस भी ऐसे बना रहे हैं कि हमारी जो एक होलिस्टिक स्टडी होनी चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है, तभी आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। सो आई थिंक NCERT इज़ द basic for every subject, whether it is geography, economics and also somewhere history। अगर हम जोग्राफ़ी की बात करें तो मेरे केवल 2 ही सोर्स रहे थे, 11th एंड 12th LCRT। मैंने इसके अलावा जोग्राफ़ी के लिए कुछ भी नहीं किया था एंड आई थिंक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। एंड स्पेसिफिकली योर मैप्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर आप मैप देखते हैं, कई बार हम प्रैक्टिस करने के लिए प्लेन मैप्स भी ला सकते हैं। सो आई थिंक दैट वुड बी अ गेम चेंजर। हमें मैप्स के थ्रू प्रैक्टिस करनी चाहिए। हिस्ट्री में लाइक स्पेक्ट्रम, सब कहते हैं कि हमें स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए बट आई थिंक इफ़ यू आर बिल्डिंग और लेट्स से कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं या डिफरेंट फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो अगर आप NCERT को रीड करेंगे क्लास 11 12 की, इवन फॉर 9th एंड 10th, वो बहुत ही ईजी सी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में स्टोरी फॉर्म में दी हुई है एंड आप उसको स्टोरी ही लेके समझेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि क्रोनोलॉजी समझने में एक स्टोरी आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि हाँ ऐसे इवेंट्स हुए हैं। सो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक्स, जो हम क्लास 9th एंड 10th की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बुक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एज वेल क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर होता है। हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, NCERT में जैसे आप बता रहे हैं 11 12th की या फिर उसके पहले स्टार्टिंग से 6th क्लास से अगर कोई बेसिक से तैयारी स्टार्ट करना चाहता है तो शुरुआत से ही करें?
मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, सबके लिए डिफरेंट रहता है आई थिंक। मैंने 6 to 12 तक नहीं पढ़ी थी, एंड आई थिंक कि यूपीएससी प्रिपरेशन में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंड आई थिंक उनका कैलिबर बहुत ज़्यादा है, एंड एवरी स्टूडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका आईक्यू कितना है। सो आई थिंक अगर आप 6 to 12 नहीं भी पढ़ते हैं देन इट्स ऑल्सो फाइन, एंड आई थिंक 9 to 12 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू 6 to 8। एंड कई बार हम अपना टाइम वेस्ट भी कर देते हैं 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ कवर करने में। सो 9 to 12 इज़ इक्वली फाइन। प्रीलिम्स और मेंस की कई सारे छात्रों का ये भी डाउट रहता है, प्रीलिम्स मेंस के साथ में तैयारी करें या फिर स्टार्टिंग में पहले प्री के एग्ज़ाम के पहले प्री का ही तैयारी करते रहें। जी, विथ चेंजिंग पैटर्न आई थिंक ये जो अब यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया है ये इंटीग्रेटेड स्टडी मांगता है। आप प्रीलिम्स और मेंस को सेपरेट नहीं कर सकते, उसका कोई डाइसेक्शन नहीं है कि इतना ही हम पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स हो जाएगा, इतना पढ़ेंगे तो मेंस हो जाएगा। आई थिंक अगर आप कंसोलिडेट करके पढ़ेंगे, मेंस को फोकस में करके पढ़ेंगे, तो आई थिंक प्रीलिम्स वुड बी एन ईजी अ केक वॉक फॉर यू। एंड उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PYQs को ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार मेंस के क्वेश्चन से आपका प्रीलिम्स का PYQ बनता है, एंड फॉर विद प्रीलिम्स के PYQ से आपके मेंस के क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। सो आई थिंक अगर आप होलिस्टिक स्टडी करेंगे, एक प्रॉपर अपना माइंड मैप बनाकर चलेंगे कि हमको इतने टाइम में इस सब्जेक्ट को एंड इतने टाइम में इस सब्जेक्ट को अब देना है, तो आई थिंक उसके हिसाब से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही हो सकता है, दोनों को एक साथ ही लेकर आपको प्रिपेयर करना है। अगर बुक्स की बात करें तो आपने कौन सी बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ी थी? जी, आई थिंक बेसिक बुक्स जो होती है जो टॉपर्स रिकमेंड करते हैं वो भी मैंने रेफ़र करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल स्टार्ट विद पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी एक गेम चेंजर सब्जेक्ट है। अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से मिलते हैं, एंड आई थिंक यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं या इस वीडियो को सुनेंगे तो वो ये मेरे बात से भी इत्तेफाक रखेंगे कि पॉलिटी में वो थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। सो आई थिंक अगर आप पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत इज़ द बाइबल, एंड लक्ष्मीकांत के अलावा आपको कुछ भी इधर उधर सोचने की, समझने की या रिसोर्सेज इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत को जितनी बार, जितनी दफ़ा आप रिपीट कर सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार लक्ष्मीकांत को रिवाइज़ करा है, मुझे नंबर्स तक याद नहीं है। एंड मैंने अपने एक पॉइंट बनाया था कि एवरी डे 2 चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत मुझे रिवाइज़ करना ही करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट साथ में लेकर चल रही हूँ। सो ये तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी क्लास 9th की, क्लास 10th की, एंड ऑल्सो एक यूट्यूब वीडियो है ऑफ परचम क्लासेस, काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो वो एक मैम है, आई एम वेरी सॉरी मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। परचम क्लासेस में मैम एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक क्लास में पढ़ाती हैं, एंड इट इज़ नॉट मोर देन अ 10 to 20 मिनट्स वीडियो, एंड उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। सो दिस वॉज फॉर इकोनॉमी। टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री बहुत डायनामिक हो चुका है। अब चाहे आप एंशंट हिस्ट्री की बात करें, चाहे मिडीवल की बात करें, चाहे मॉडर्न की, एंड विद कमिंग ईयर्स हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री की मॉडर्न से थोड़ा सा ध्यान यूपीएससी का हट रहा है, एंड यूपीएससी इज़ ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन मिडीवल एंड एंशंट हिस्ट्री, क्योंकि देखने को भी मिला है कि लोग मिडीवल हिस्ट्री को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं एंड वो नहीं पढ़ के जाते हैं। बट अब कमिंग पिछले 2-3 साल से एंशंट एंड मिडीवल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सो फॉर दैट आई थिंक जो 9th and 10th की ओल्ड एनसीईआरटीज़ या न्यू एनसीईआरटीज़ वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है, जो भी अवेलेबल हो आप उनको पढ़ें। उनसे एनसीईआरटी के लिए, एंशंट के लिए आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, एंड स्पेक्ट्रम को बार बार रिवाइज करिए। एंड ऑल्सो ये तो रही आपकी बुक लिस्ट वगैरह। अगर हम जाना चाहें कि प्रीलिम्स की अलग से स्ट्रेटजी जाना चाहें तो प्रीलिम्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? प्रीलिम्स अगर फोकस करके कोई तैयारी कर रहा है तो क्या रणनीति उसको बनाना चाहिए? जी, प्रीलिम्स आई थिंक ये नाम सुन के काफ़ी लोग अब थोड़ा शिवर करते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स इज़ वेरी 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 टफ, वेरी डायनामिक, इंक्लूडिंग द सीसैट पार्ट। तो जब भी हम प्रीलिम्स को ध्यान में रखें, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट जीएस, इट इज़ अबाउट सीसैट। एंड अब आई थिंक जीएस से ज़्यादा सीसैट इंपॉर्टेंट हो चुका है, बिकॉज वो आपको भले सेलेक्ट ना करे बट इस रेस से एलिमिनेट कर देगा। सो आई थिंक उसको हमें ध्यान में रखना है। सो पहले हम जीएस की बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो रिविजन इज़ द की। रिविजन चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्ज़ाम, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, रिविजन इज़ द की। आप जितनी बार एक बुक को 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज करेंगे उससे वो बेटर है, इंस्टेड ऑफ आपने 4 या 5 लोगों का सुन के रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिया और उसको आप केवल 1-2 बार ही पढ़ पाए हैं, दैट इज़ ऑफ नो यूज़।
वो आपके वेन, मैंने भी यही गलतियाँ करी थी स्टार्टिंग में, आई वुड डेफिनेटली से इट ऑनेस्टली, मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं, तभी इतनी लॉन्ग जर्नी हुई है मेरी। सो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए हमें मैक्सिमम रिवीजन करना है, अपनी बेसिक बुक्स को तैयार करना है, स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। एंड करंट अफेयर्स के लिए PT 365 इज़ द मास्टर की। एंड जो मैगजीन्स आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स, आप उनको केवल 2-3 बार से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स आप उनको डेली अपनी हैबिट बना लीजिए कि आपको एक प्रैक्टिस इज द की। मैथ्स में आई वुड नॉट से मच बिकॉज मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, एंड मैथ्स के मैंने केवल PYQ से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहे हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम बस ये 3-4 अगर आप कर सकते हैं, बाकी जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है दे नो इट बेटर क्या करना है। एंड रीजनिंग ऑल्सो, रीजनिंग के लिए भी आप PYQs अगर करेंगे तो आई थिंक आपके लिए आसान होगा। मैं आसान बोलना तो नहीं ठीक रहेगा, बट एटलीस्ट आप कंफर्टेबल रहोगे CSAT का पेपर सॉल्व करने के लिए। और मेंस के लिए कुछ सजेशन आपका आंसर राइटिंग वगैरह करने के लिए, किस तरीके से स्टार्टिंग से लिखना चालू कर दें या कब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करना चाहिए? मैं सबसे पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से स्टार्ट करूँगी। सो मैंने जो मेंस आंसर राइटिंग थी वो मैंने स्टार्टिंग से प्रीलिम्स के दौरान पे थोड़ी सी कम कर दी थी, बट येस आपको अगर आप एक साल भर या 1.5 साल का हम एक इस साइकिल को मान के चलते हैं, सो स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशंस, सपोज आप जून या जुलाई से स्टार्ट करते हैं, सो डोंट राइट, या आप उस चीज़ के पीछे मत भागिए कि मुझे फर्स्ट टाइम में बेस्ट आंसर लिखना है। आप अगर न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने करा था, अगर आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सो शाम को अगर आप फ्री बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट ट्राई टेक अ पेन एंड पेपर, आप उसमें लिखिए कि आप उस आर्टिकल से समझे क्या है, या आपको क्या समझ में आया इस आर्टिकल से, या आपके अपने व्यूज़ क्या है। ट्राई टू राइट दैट फर्स्ट। तो आप ऐसे बिगिनिंग कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग की। एंड जो रियल आंसर राइटिंग स्टार्ट होती है वो आई थिंक प्रीलिम्स के बाद ही हो पाती है बेटर तरीके से। क्वेश्चंस के भी 3 से 4 पार्ट होते हैं, आपको सबसे पहले उसको समझना है कि ये क्वेश्चंस हमसे कितने पार्ट में पूछा गया है। आई थिंक वो हो सकता है 1 या 2 लाइन का ही क्वेश्चंस, बट आप उसकी डिमांड 2-3 हो सकती है। तो आप उसको स्ट्रक्चर करिए कि कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन करना है, कैसे आपको उसकी मेन बॉडी लिखनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वे फॉरवर्ड, क्योंकि आप एक भावी IAS होते हैं, IPS होते हैं, तो आपको एक सोल्यूशन देना है कंट्री को। यू आर द सोल्यूशन फॉर दिस कंट्री। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ बुलाया जा रहा है। तो आपका जो वे फॉरवर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप इसका सोल्यूशन क्या दे सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वे फॉरवर्ड और इंट्रोडक्शन। आई थिंक ये आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट, एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग। सो आप इसके पहले से ही इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन विद वे फॉरवर्ड आप उसको पहले से तैयार रखेंगे, तो आई थिंक वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा केक वॉक हो जाता है कि मेरा इंट्रोडक्शन तैयार है। इंपॉर्टेंट इज़ वैल्यू एडिशन। आप कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज आंसर सब लिख रहे हैं, वो सभी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कैलिबर किसी में कम नहीं है। जितना मुझे आता है उतना ही फर्स्ट रैंक को आता है, या जितना ही जो जिनका नहीं हो पाया उनको भी आता है। बट वैल्यू एडिशन यहाँ पे गेम चेंजर होता है। सो उसके लिए जो आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, या आपके नॉलेज में कुछ नई चीज़ आई है जो आपके सराउंडिंग में हो रही है, अगर आप उसको ऐड कर देते हैं, सो वो वहाँ पर आपको +1 +1/2 तो दिला ही देता है। एंड यहाँ पर 3-4 मार्क्स से आप 100 रैंक पीछे हो जाते हैं। सो आई थिंक इफ़ these are done, so I think मेंस भी आप इजीली कर सकते हो। एंड रैंडम टॉपिक्स को सेलेक्ट करके मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, एंड क्योंकि मैं मास्टर्स कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी से, सो आई हैड द इग्नू मटेरियल्स विथ मी, सो उसने भी बहुत हेल्प करी है मेरी एंथ्रोपोलॉजी के लिए। अच्छा, अब बात करें लाइब्रेरी की, क्योंकि अभी आप जिस लाइब्रेरी में हम लोग बैठे हैं, यहीं पर आप कभी बैठ के मतलब पढ़ा करती थी, आपने यहीं पर अपना संघर्ष पूरा यहाँ पर किया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ। तो लाइब्रेरी एक छात्र के जीवन में किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है? क्योंकि कई सारे छात्र रूम पे पढ़ते हैं, हो सकता है कई सारे लोग के साथ डिस्टर्ब वाला माहौल रहता है रूम पे, तो इसलिए एकांत जगह वो ढूंढते हैं लाइब्रेरी को। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? आई थिंक जैसे लोग स्कूल एंड कॉलेजेस को अपना टेम्पल कहते हैं, आई थिंक लाइब्रेरी इज़ नॉट लेस देन अ टेम्पल, क्योंकि यहाँ पर आप रियली डेडिकेटेड होकर आपके आसपास इतने सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, आप उनको देख के ही मोटिवेट हो जाओगे अपने आप। इवन कम से कम बच्चा भी पढ़ने वाला बहुत
उनको देख के ही अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। एंड आई वुड से मेरा सिलेक्शन हुआ है एंड मैं बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस या 12 आवर्स 13 आवर्स की पढ़ाई वाली बच्ची नहीं हूँ। एंड मैंने 7 to 8 आवर्स ही दिए थे, डेडिकेटेड 7 to 8 आवर्स दिए थे। एंड आई थिंक लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मेरा रीज़न ही यही था, क्योंकि मेरे लिए इट्स वेरी टफ कि मैं 12 आवर्स 13 आवर्स बैठ के पढ़ाई करूँ। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए 7 to 8 आवर्स डेडिकेटेड देना बहुत ज़रूरी था। सो आई थिंक इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। एंड वन ऑफ द रीज़न टू ज्वाइन यूनिवर्स लाइब्रेरी वॉज दैट, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट करा था कि आपको अगर बेस्ट एंड बेटर इन्वायरमेंट चाहिए टू प्रिपेयर, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है या इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं, यूपीएससी के भी एंड स्टेट पीएससी के भी, तो उनसे भी गाइडेंस मिलती रहती है। एंड आसपास जो आपके फेलो कैंडिडेट, जो फेलो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो ये मेरा प्राइमरी रीज़न था ज्वाइन करने का। एंड आई थिंक वो फ्रूटफुल भी रहा है, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट इतना अच्छा मिलता है आसपास। चाहे आपका एक सेकंड के लिए भी मोटिवेशन इधर उधर हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर आप इधर लेफ्ट देखेंगे तो भी आपको बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे हैं, राइट देखेंगे तो भी आपको बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो देयर इज़ नो चांस कि आपका इधर उधर वेवर हो आपका कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन। एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। कई बार सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आते थे, उनसे मिलने का मौका मिलता था, या जो और भी एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी गुड टू सी कि ये वही प्लेस है जहाँ से हम भी निकल सकते हैं। डोंट नो कि मैं भी इतनी काबिल हूँ कि उनको गाइडेंस या सजेशन दे पाऊँ। अभी मेरे लिए भी विंडो है और इम्प्रूव करने के लिए, एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट to get a higher rank. But yes, definitely, first of all, those who are selected, my heartiest congratulations to them. And those who could not make it, you will definitely make it. क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग से मैं बोलती आ रही हूँ, कैलिबर किसी में भी कम नहीं है। जो अभी एस्पिरेंट्स यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो भी उतने ही काबिल हैं जितनी शायद मैं हूँ, या मे बी मुझसे भी बेहतर हैं। एंड वो करेंगे, डेफिनेटली उनको करना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट लूज़ होप। अगर आपने खुद पे भरोसा नहीं करा तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि बाहर की दुनिया आप पर भरोसा करेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ मस्ट। आपके जितने भी अटेम्प्ट्स लग जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एनी अटेम्प्ट्स, यूपीएससी गिविंग यू अटेम्प्ट्स, व्हाई डोंट यू यूटिलाइज इट? यूटिलाइज इट एंड आप उसको मैक्सिमम तरीके से रिवाइज करिए। रिविजन इज़ द की फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको उस प्रेशर के माहौल में याद आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर याद नहीं आएगा तो आपने जितनी भी पढ़ाई करी हो, 12 घंटे, 13 घंटे, और मे बी यू स्पॉइल योर एंटायर यूथ फॉर दिस। आपका पूरा जो ये यूथ होता है, आप एक डेडिकेटेड होकर आप पढ़ाई करने को आप सोचते हो कि मैं पढ़ूंगा। सो सबसे पहली बात तो ये डिसीजन ही बहुत डेयरिंग है कि हम यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे। सो आई थिंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।